हेलो। नमस्कार। लेखक मंच में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक ऐसे शख्स और शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनकी किताब के ऊपर, जिस शख्स के बारे में मुझे नहीं लगता कि यहाँ उपस्थित एक भी श्रोतागण या एक भी रीडर परिचित नहीं होंगे, जो भी हिंदी के जानकार होंगे। सूरज का सातवां घोड़ा हो या अंधा युग हो या फिर गुनाह का देवता, इन सब को लिखने वाले, गढ़ने वाले धर्मवीर भारती जी, जो पद्मश्री अवार्डी भी थे और पत्रकारिता में भी उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो आज हमारे जितने भी वक्ता हैं, उनके इसी पक्ष को आप सबके सामने एक वार्ता के रूप में रखने वाले हैं। सबसे पहले मैं इन सब सुधीजनों का परिचय आप सबसे करवाता हूँ। इस किताब के जो संपादक हैं, 3 संपादक हैं, रविंद्र श्रीवास्तव जी, सुनील श्रीवास्तव जी और टिल्लन रजारिया जी। इसमें सुनील श्रीवास्तव जी यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। फिर अनुराग चतुर्वेदी जी, जो कि पत्रकार हैं, और श्री प्रणव प्रियदर्शी जी, जो कि सहायक संपादक हैं नवभारत टाइम्स के। श्री पल्लव जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और आईआईटी दिल्ली से भी, सॉरी आईआईटी मुंबई, हिंदू कॉलेज, सॉरी, अच्छा, मेरा हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और श्री सतीश अग्नेत्री जी, जो कि भाषाविद भी हैं और आईआईटी मुंबई से भी हैं। तो सर, मंच अब आपका, अब आप लोग शुरू कीजिए। ठीक है। नहीं सर, हेलो। तो वहीं से सर, वहीं से अच्छा, प्रिय भाई सुनील श्रीवास्तव जी, सतीश अग्निहोत्री जी, पल्लव जी, प्रणव प्रियदर्शी और मित्रों, सबसे पहले मैं सुनील श्रीवास्तव जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने पत्रकारिता जैसे विषय पर और धर्मवीर भारती जैसे पर्सनैलिटी पे, शख्सियत पे एक किताब निकाली है, उसको संपादित किया है। और साथ ही साथ मैं टिल्लन रिछारिया जी को याद करना चाहता हूं, जो कि धर्मयुग में हमारे सहयोगी थे और इस रचना धर्म इस संपादन करते समय ही उनका दुखद निधन हुआ। और टिल्लन जी की जो पत्रकारिता थी वो भी अपने आप में अद्भुत थी। वे एक बड़े ही संवेदनशील और अच्छे लेखक थे और अच्छे संपादक थे। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। साथ ही साथ रविंद्र श्रीवास्तव जी जो हैं, वो अपने समय में, जब मैं धर्मयुग में गया था, उससे पहले ही वे संपादन उप संपादक रहे। फिर उसके बाद में उन्होंने माया जैसी पत्रिका का भी संपादन किया और इन दिनों वे कई किताबें संपादित कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और एक बहुत 3 संपादकों की इस जोड़ी ने धर्मवीर भारती जैसे साहित्यकार, संपादक और पत्रकारिता को, सांस्कृतिक पत्रकारिता को नई दिशा देने वाले धर्मवीर भारती पर एक इतनी अच्छी किताब का संपादन किया है। उनको मैं बधाई देता हूं, इनके प्रकाशक को मैं बधाई देता हूं, जिसने पत्रकारिता जैसे एक बड़े सवाल, एक मसले पे एक इतनी अच्छी किताब निकाली। तो हम लोग बाग धर्मवीर भारती के व्यक्तित्व को अगर देखें तो उनमें कई अलग अलग दिशाएं, अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। वे एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे, कवि थे, नाटककार थे और पत्रकार थे। और साथ ही साथ उन्होंने जब भारत और बांग्लादेश का जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो वो खुद मोर्चे पे गए और उन्होंने युद्ध की रिपोर्टिंग की, जो कि अभी तक मुझे लगता है कि अज्ञे ने युद्ध के समय
जरूर सैनिक बन के कार्य किया था, लेकिन भारती जी ने एक बहुत अच्छी एक मील का पत्थर, एक रिपोर्टिंग बनी जो कि पत्रकारिता के जगत में सबसे अलग रूप से आज भी याद की जाती है। आप सभी को मालूम होगा कि ये वर्ष धर्मवीर भारती के का शताब्दी वर्ष है। वे शताब्दी पुरुष हैं और उन्होंने 100 वर्ष में अगर हम देखें तो उन्होंने पत्रकारिता की, और वो उस समय पत्रकारिता की जबकि हिंदी की पत्रकारिता करना एक स्वाभिमान से जुड़ा था। एक हर आदमी समझता था कि अगर वो धर्मयुग में छप जाता है तो वो साहित्यकार के रूप में उसकी मान्यता हो जाती है। तो एक पारिवारिक पत्रिका, एक सांस्कृतिक पत्रिका को किस तरीके से बड़े प्रकाशक समूह से जोड़ना, उसके लिए अथक परिश्रम करना, और कहा जाता है कि वो जो धर्मयुग के अंक की प्लानिंग करते थे तो जो डमी बनाते थे वो अपने तकिए के नीचे रख के सोते थे, और रात को उनको लगता था कि इसमें कुछ परिवर्तन करना है, किसी को लेखक को जोड़ना है, तो उसके लिए भी वो सजग रहते थे, सचेत रहते थे। और आज की भाषा में कहें तो 24/7 जो पत्रकारिता, जो टीवी जैसे चलते रहते हैं, तो वो तब की पत्रकारिता करते थे। वो दैनिक पत्रकार नहीं थे। धर्मयुग एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो सचित्र पत्रिका, सचित्र और ऑफसेट पे छपती थी। उसकी छपाई के लिए जो प्रिंटिंग प्रेस था वो भी विशेष रूप से बेनेट एंड कोलमैन ने अपने प्रयत्नों से रखा हुआ था, जिसमें इलस्ट्रेटेड वीकली छपती थी, फिल्म फेयर छपता था, धर्मयुग छपता था। तो अपने आप में ये एक प्रतिभाशाली संपादकों का समूह तब होता था। इलस्ट्रेटेड वीकली में खुशवंत सिंह होते थे जो कि संपादक थे, धर्मयुग में धर्मवीर भारती थे, और फेमिना में विमला पाटिल थी, फिल्म फेयर में भी, और माधुरी भी एक पत्रिका थी जो कि बड़ी फिल्म जगत में केवल गॉसिप पे नहीं चलती थी, फिल्म से जुड़े गंभीर विषयों को माधुरी में भी आप पढ़ सकते थे। लेकिन धर्मयुग में भी जो विभाजन था धर्मयुग का, जो भारती जी ने किया था, वो केवल साहित्य से ही नहीं जुड़ा था। साहित्य के अलावा उसमें बाल जगत होता था, कार्टून कोना डब्बू जी होता था जो कि आबिद सुरती जैसे कार्टूनकार जिसको बनाते थे। तो अपने आप में एक बड़े कालखंड का इतिहास एक पत्रकारिता धर्मवीर भारती ने की, और धर्मवीर भारती की पत्रकारिता जो थी वो मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित हुई। और वहाँ से उनके स्कूल से जो उप संपादक, सहायक संपादक जो बने, उन्होंने देश की पत्रकारिता को एक नया रूप दिया, और उन्होंने राजनीतिक पत्रकारिता की, खेल पत्रकारिता की, फिल्म पत्रकारिता की, जैसे कि सुरेंद्र प्रताप सिंह, एसपी सिंह जिन्होंने बड़ा टीवी चैनल आज तक को शुरुआत की थी, वो, इसके अलावा उदयन शर्मा जिन्होंने रविवार जैसी पत्रकारिता की, हरिवंश जो कि बाद में अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं, उन्होंने प्रभात खबर जैसा दैनिक के संपादक रहे, हमारे सुनील भाई भी प्रभात खबर के संपादक थे, और इन्होंने भी जो पत्रकारिता की वो अद्भुत थी। उन्होंने काफ़ी दैनिकों में और साप्ताहिक अखबारों में, धर्मयुग में जो भी इन्होंने उपसंपादन किया, लिखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सन 78 में जून के महीने में हम 3 जने एक साथ धर्मयुग ज्वाइन किए थे। मैं था, सुनील भाई थे, और अवध किशोर पाठक वो थे। तो हम तीनों ने अपनी पारी की शुरुआत भी वहीं से की थी। तो मैं धर्मवीर भारती को, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। उनकी पत्रकारिता का यश जो आज चारों तरफ फैला हुआ है, उसके बारे में मैं मानता हूँ कि और ज़्यादा अध्ययन होना चाहिए। ये तो शुरुआत है जो सुनील भाई, रविंद्र जी ने और टिल्लन जी ने अपने अथक प्रयासों से शुरुआत की है। ये पुस्तक बहुत पठनीय होगी। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें, और पत्रकारिता का क ख ग क्या होता है जो भारती जी ने हम लोगों को सिखाया, वो आप भी सीखिए। और
पत्रकारों के की पौध कैसे तैयार होती है, कैसे पत्रकार होने चाहिए, क्या उनके सांस्कृतिक और राजनीतिक किस तरीके से उनको निरपेक्ष होना चाहिए, वो किसी एक तरफ न झुके हुए हों, उनको मूल्यों की रक्षा के लिए अपने विचारों के लिए जाना जाए, ये उनका प्रयास होता था। और धर्मयुग जो था, मुझे लगता है कि आज भी एक उस चमकते हुए ध्रुव तारे की तरह है जो कि पत्रकारिता को दिशा दिखा रहा है। आप सब जानते हैं कि अभी हमारी पत्रकारिता, हमारे देश में जो मीडिया की हालत है वो बहुत ख़राब है। अगर धर्मवीर भारती होते तो वो भी इस स्थिति को देख के खुश नहीं होते थे, लेकिन हम लोगों को हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब धर्मवीर भारती ने पत्रकारिता शुरू की थी तब इतनी ही कठिनाई के दिन थे। लेकिन मैं एक और बात आपको बता के अपनी बात का अंत करूंगा कि धर्मवीर भारती ने 24 वर्ष की उम्र में ही अंधा युग जैसा नाटक लिखा था। एक इतनी कम उम्र के प्रतिभाशाली युवक ने एक इतना कालजयी नाटक लिख देना, जो कि महाभारत को एक नए रूप में हम लोगों को बताता है। और तो भारती जी की जो कविताएं हैं, भारती जी के जो नाटक हैं, भारती जी के जो रिपोर्टाज हैं, वो सब आप जरूर पढ़ें। इस पत्रकारिता, इस किताब का उद्देश्य भी यही है कि उनके बारे में आप जानें, उनके साथ में जो पत्रकारिता किए हैं उनके अनुभवों को आप जानें, और उनकी पुस्तकों को केवल एक था सुधायक, वो जो गुनाहों के देवता के लेखक के रूप में ही नहीं थे, वो एक बहुत वैचारिक और बहुत ही अलग किस्म के व्यक्तित्व थे। उन्होंने लोकप्रिय साहित्य भी लिखा, लेकिन उन्होंने गंभीर साहित्य भी जो लिखा है उससे भी उनको आपको जानना चाहिए। पत्रकारिता जो कि धर्मयुग की थी, तब हिंदुस्तान निकलता था, धर्मयुग निकलता था, आज ये सब हमारी स्मृति के हिस्से बन गए हैं। लेकिन मैं सुनील जी को फिर से बधाई देता हूँ कि उन्होंने उस काल को फिर से जीवित किया, अपना गुरु ऋण चुकाया और शताब्दी वर्ष में एक अच्छी पुस्तक को लेके आए हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं आप सबके साथ आया, ये भी मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद। सुनील जी। सर वहीं। मंच पर मेरे सहयोगी और मित्रों और आप सब विद्वज्जन, जब मैं भारती जी को याद करता हूँ तो मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब मैं इलाहाबाद में पत्रकारिता शुरू की थी। उस समय एक पत्रिका आती थी माया, उसका मैं सहायक संपादक था। और उसके पहले भारती जी से मेरा परिचय एक पत्रिका निकलती थी अवकाश, जिसको हम लोगों ने ही निकाला था। तो मेरा सबसे भारती जी की पत्रकारिता से सबसे पहला परिचय अभ्युदय उन दिनों निकलता था, बहुत पहले, जिसके संपादक थे पद्मकांत मालवीय। पद्मकांत मालवीय के साथ भारती जी ने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। उसके बाद इलाचंद जोशी के साथ उन्होंने संगम में काम किया था और उनके साथ ओंकार शरद भी थे। ओंकार जी तो उतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन भारती जी काफ़ी एक्टिव थे और सारा काम वो वही करते थे। और जहाँ तक मुझे याद है कि शब्दता एक कॉलम उसी समय वो उन्होंने लिखनी शुरू की थी। जब मैं पहला इंटरव्यू लेने गया था पद्मकांत मालवीय जी का, तो उन्होंने कहा था कि मैंने भारती से कहा था कि साहित्य की भाषा और पत्रकारिता की भाषा में बहुत अंतर है। और यह बात भारती जी शायद बहुत अच्छे से अपने अंदर उन्होंने समेट लिया था। और जब सन 60 में उन्होंने धर्मयुग का संपादन संभाला,
और तब से लेकर के अब तक धर्मयुग अपने भाषा, अपने कंटेंट, अपने प्रस्तुतिकरण सब में इतना आगे निकल चुका था कि उसके सामने दूसरी पत्रिकाएं अपने को छोटा समझने लगी थी, या यूँ कहिए छोटा तो मैं नहीं कह सकता, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसका सर्कुलेशन उस समय की सारी पत्रिकाओं से हिंदी पत्रिकाओं में सबसे ज़्यादा था, मनोहर कहानियाँ को छोड़ करके। मनोहर कहानियाँ का सर्कुलेशन लगभग 4 लाख के आसपास था, लेकिन धर्मयुग का सर्कुलेशन, जहाँ तक अनुराग भाई ठीक बता देंगे, 3,60,000 या 3,65,000 कुछ इसी के आसपास हमेशा हुआ करता था। भारती जी से मेरा पहला साक्षात्कार हुआ था सन 73 में, जब मैंने, मेरे जो वरिष्ठ थे रविंद्र श्रीवास्तव जी, जैसा कि अनुराग भाई ने बताया कि हम लोग 3 लोग एक साथ गए थे, हम, अनुराग भाई और अवध किशोर पाठक। और मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि अवध किशोर पाठक भी हम लोगों के बीच नहीं रहे। करीब 3 साल पूर्व उनका भी निधन हो गया था। तो उस समय इलाहाबाद के पंडों पर एक आर्टिकल रविंद्र जी लिख रहे थे, उसका बॉक्स मैटर मल्लाहों का इंटरव्यू मैंने किया था। वो मेरा पहला धर्मयुग से और भारती जी से परिचय था। तो भारती जी ने फिर उसके बाद कई लेख मुझसे लिखवाए थे जब मैं धर्मयुग में नहीं था, लेकिन उसके पहले मैं भारती जी को पढ़ चुका था। गुनाहों का देवता मुझे पुरस्कार में मिला था। उस समय 10 रुपये बहुत होते थे, और 10 रुपये के पुरस्कार में जब मैंने, अमरकांत जी एक लेखक हैं, आप सब लोग जानते होंगे, उनकी भी शताब्दी वर्ष है। वो भारती जी से 1 साल बड़े थे। 1925 में उनका जन्म हुआ था, भारती जी 26 में थे, कुछ महीनों का अंतर ही था। तो उस समय जो है, जब मैंने अमरकांत जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम युवा हो, तो मैं बीए में पढ़ता था, क्रिश्चियन कॉलेज में था, तो उन्होंने कहा कि तुम युवा हो, गुनाहों का देवता ले लो और मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी। तो मुझे वो पहला उनका, हालांकि उसके पहले मैंने, जहाँ तक मुझे याद है, कुशवाहाकांत एक लेखक हुआ करते थे जिनको लोग अच्छी निगाहों से नहीं देखते, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने एक ऐतिहासिक उपन्यास सावित्री, शायद था वो उपन्यास, सावित्री लिखा था, बहुत ही अच्छा उपन्यास था। तब मैं इंटरमीडिएट में था। खैर, हुआ यूँ कि जब मैं 2016 में रिटायर हुआ, या उसके पहले ही आप कह सकते हैं, कि भारती जी के साहित्य को लेकर के काफ़ी शोध हुए थे, काफ़ी चर्चाएं हुई थी, चाहे वह गुनाहों का देवता हो, जो कि आज तक सबसे अधिक संस्करण की पुस्तक है, उससे ज़्यादा संस्करण और किसी पुस्तक का शायद नहीं है। अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा, कनुप्रिया, या और उनकी भी जो रचनाएं हैं वो पढ़ने का अवसर भी मिला। तो ये सारा कुछ करने के बाद जब भारती जी 60 में उन्होंने पत्रकारिता शुरू की, धर्मयुग की, उसके बाद उन्होंने लेखन बिल्कुल बंद कर दिया था लगभग। शायद मुनादी कविता उनकी बहुत चर्चित हुई थी, शायद 1-2 चीज़ें और रही हों। और एक भ्रम ये भी है लोगों में कि धर्मवीर भारती 60 के बाद जब बम्बई गए तो कभी इलाहाबाद नहीं लौटे, लेकिन यह सर्वथा गलत है। सन 62 में जब निराला जी की मृत्यु हुई थी, तो तब भारती जी अंतिम बार सन 62 में इलाहाबाद गए थे, और भारती जी और नागार्जुन दोनों ने मिल करके खूब लिपट लिपट के रोए थे। उसके बाद फिर भारती जी नहीं गए, गया तो उनका अस्थि कलश ही गया था। तो मेरा ये सोचना था कि भारती जी के लेखन पर तो बहुत काम हुआ है, लेकिन पत्रकारिता पर उनका काम नहीं हुआ है, जबकि पत्रकारिता को उन्होंने एक नई दिशा दी। तब पत्रिकाओं में सांस्कृतिक रिपोर्टिंग हुआ करती थी या साहित्यिक हुआ करती थी, लेकिन विज्ञान,
खेल, सांस्कृतिक, बच्चों का, ये सारे के सारे जो स्तंभ थे धर्मयुग में ही थे, बाकी और कहीं नहीं थे। और उस समय कंपटीशन में साप्ताहिक हिंदुस्तान था, और उसके बाद सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिनके जाने के बाद हम लोगों ने ज्वाइन किया था, उन्होंने रविवार निकाला। उसके बाद माया ने भी अपना कलेवर बदला, इंडिया टुडे भी आया मार्केट में, और भी बहुत सारी पत्रिकाएं छोटी मोटी आईं, लेकिन कोई भी पत्रिका धर्मयुग के समानांतर खड़ी नहीं हो सकी। और धर्मयुग का जो सबसे बड़ा योगदान रहा ये कि धर्मयुग ने, जहाँ तक अगर मैं गलत ना हूँ तो आप लोग मुझे सुधारिएगा अगर गलत हूँ, तो व्यंग्य पत्रकारिता को एक नई दिशा धर्मयुग ने ही दी। और विज्ञान पत्रकारिता भी धर्मयुग ने ही शुरू किया। एक तरीके से अगर आप मान लें तो प्रमोद शंकर भट्ट, जयंत नरलीकर, राममूर्ति, ये उसके रेगुलर लेखक भी थे। और राममूर्ति जी तो हम लोगों के वरिष्ठ थे, वो साइंस का भी पेज देखते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भारती जी उसको प्लानिंग करते थे, जैसा कि अनुराग भाई ने कहा, जिसके बारे में पुष्पा जी कहती हैं, धर्मवीर भारती जी की पत्नी, कि वो इतना धर्मयुग के लिए समय देते थे कि धर्मयुग मेरे लिए सौतन की तरह हो गया था। वो इतना, जहाँ तक मुझे याद है कि महीने में 4 अंक वो घर ले जाते थे और प्रूफ तक पढ़ते थे, और जब प्रूफ की गलतियाँ होती थी तो उस सब एडिटर को वो बताते भी थे कि गलतियाँ हैं, इनको आप सुधारिए। और जिस सिस्टमेटिक तरीके से धर्मयुग छपता था, वो मशीन भी जो है वह एशिया की सबसे पहली मशीन थी, ग्रेवियर मशीन, जिस पर कि उस समय माधुरी का तो साइज छोटा हो गया था, लेकिन इलस्ट्रेटेड वीकली, धर्मयुग, फेमिना, फिल्म फेयर, ये पत्रिकाएं उस पर छपती थीं। और एक बार अनुराग भाई को बहुत अच्छी तरह याद होगा कि धर्मयुग का सर्कुलेशन इतना आ गया, प्रिंट ऑर्डर, कि टाइम्स ग्रुप ने कहा कि हम इतना नहीं छाप सकते हैं। तब उन्होंने मैक्सिमम शायद 5 या 5.5 लाख छापा था, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है। उस समय मैं वहीं था। तो इस ढंग से धर्मयुग ने जो एक पत्रकारिता में स्थान बनाया, या उससे जो लोग निकले, एक बार भारती जी से किसी ने पूछा था उनसे साक्षात्कार में कि आप तो पत्रकारिता के वटवृक्ष हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं वटवृक्ष होता तो सुरेंद्र प्रताप सिंह, उनमें अनुराग भाई का भी नाम है, अनुराग चतुर्वेदी, रविंद्र श्रीवास्तव, उदयन शर्मा, प्रमोद शंकर भट्ट, ये सारे के सारे लोग जो हैं आज पत्रकारिता में बहुत आगे नहीं होते। और वटवृक्ष के आगे नीचे कोई पनप नहीं सकता है, तो मैं वटवृक्ष नहीं हूँ। और उन्होंने हमेशा अपने साथ काम करने वालों को उनके साथ सहयोग भी किया, और वो उनसे समझते भी थे, क्योंकि वो साफ साफ कहते थे कि मैं बाहर तो नहीं घूमता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, और विषय भी लेते थे। और हम लोगों का एक दिन हुआ करता था कि उनसे मिलते थे, वो सब भी देखते थे कि लेआउट से लेकर के मैटर तक एक बार फाइनल देखते थे कि कैसा है, एडिटिंग क्या, सारी कुछ। इसीलिए अगर आप पीछे का धर्मयुग उठाइए तो उसमें प्रूफ की गलतियाँ या दूसरी चीज़ें उसमें आपको संभवतः बिल्कुल नहीं मिलेंगी। और इसी सब को सोच करके मैंने फिर भारती जी की पत्रकारिता पर, उनकी शख्सियत पर सोचा कि एक पुस्तक प्रकाशित की जाए। तो कोरोना के बाद मैंने इसको अपने मित्र टिलन रिछारिया, जो हम लोगों के साथ धर्मयुग में भी थे, राष्ट्रीय सहारा का एक उमंग निकलता था, जो कि 5 साल तक उन्होंने लगातार प्रतिदिन 4 पेज कलर निकाला। वो धर्मवीर भारती का, महावीर अधिकारी के साथ भी करंट में थे, शरद जोशी के साथ हिंदी एक्सप्रेस में भी थे, मेरे साथ सुनो हितवाद और ज्ञानिक प्रभात में भी थे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, और उन्होंने
इनिशिएटिव लिया और फिर हम लोगों ने अपने मित्रों सहित सबसे लेख मांगे, लेख मिला भी। और लेकिन इस बीच हुआ ये कि टिलन जी की मृत्यु हो गई और ये मेरे लिए बहुत ही सेटबैक था। तो मैं काफ़ी दिनों बाद उससे उभरा। तो साहित्य विमर्श प्रकाशन के राजीव जी थे और विकास नैनवाल जी थे। उन्होंने कहा कि मैं भारती जी पर आपकी पुस्तक छापूंगा। उन्होंने खुद ही इनिशिएटिव लिया। आज जो पुस्तक अभी होगी वो उन्हीं के प्रयास से होगी और इसमें हमारे सभी मित्रों का बहुत सहयोग रहा है। हमारे धर्मयुग में साथ रहे जो मित्र थे उनकी भी, जो लेखक थे उनकी भी। अगर उनका सहयोग न मिलता तो शायद इतनी बात न बन पाती। इसके बाद भी एक मेरी अपनी इच्छा है, अनुराग भाई से बात भी हो रही थी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय युग की पत्रकारिता पर काम करें, क्योंकि आज की पत्रकारिता में जो उस समय की पत्रकारिता थी, 2 दशक की पत्रकारिता, 70 और 80 की पत्रकारिता कर सकते हैं आप, क्योंकि पत्रकारिता का मेरे हिसाब से 90 के बाद कुछ गिरावट आई। और मुझे कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद पत्र पत्रिकाओं का जो है एक तरीके से कह लीजिए कि मानसिक स्खलन हुआ। वो उसे इतना नीचे गिरा करके ले गए कि लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अरे अखबारों पर कौन विश्वास करता है, या ये कहना कि अखबार में निकला था, और फिर ये कहना कि अरे क्या है, सब ऐसे ही छप जाता है, पेड न्यूज़, ये सारी चीज़ें उसके बाद आई सामने। तो मैं हम लोगों की है इरादा है कि उस युग की पत्रकारिता को भी एक बार खंगालें और उस पर काम करें। भाई अनुराग जी जो है निश्चित रूप से मुझे इन्होंने आश्वासन भी दिया है और बड़े सहयोगी प्रवृत्ति के रहे भी हैं, क्योंकि मुझे बड़े कष्ट के समय में इन्होंने, जब मैं धर्मियों में था तो बड़े कष्ट में इन्होंने मुझे उबारा भी था। कभी कभी जब मैं नहीं हुआ करता था तो मेरे पेजेज ये देख लिया करते थे। अब मेरे पास फिल्म का कॉलम हुआ करता था और साहित्य का होता था, तो जबकि फिल्म से शायद बहुत कम अनुराग भाई का संबंध हुआ करता था। मैंने 3 साल तक लगभग फिल्म कॉलम देखा, तो उसको भी अनुराग भाई मेरी छुट्टियों में वो उसको संभाल लेते थे। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ आज भी। तो मैं सोचता हूँ कि भारती जी की यह पत्रकारिता पर किताब उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो है उसे आप लोग पसंद करेंगे और आगे भी हम उस पर जारी रखेंगे। धन्यवाद। सतीश सर, वहीं से बोल सकते हैं। मंच पर बैठे हुए मेरे साथियों और अतिथियों, एक हिंदी में गाना था, हम आपकी महफिल में भूले से चले आए। एक हिसाब से कहें तो मैं इस महफिल में भूले से आ गया हूँ, क्योंकि मैं उस हिसाब से साहित्यिक नहीं था। लेकिन धर्मवीर भारती जी से मेरा संपर्क जब मैं IIT बॉम्बे में पढ़ता था तो उस समय एक छात्र के हिसाब से था। तो इसलिए जितनी श्रद्धा से अनुराग जी, सुनील जी उनको देखते थे, मैं उस श्रद्धा से नहीं देखता था। तो इसलिए 2 बार मैंने उनसे झगड़ा किया। उस झगड़े की कहानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। झगड़े की वजह ये थी कि IIT में था तो विज्ञान कथा, जो साइंस फिक्शन आजकल बोलते हैं, तो मैंने विज्ञान कथा लिखी। फिर अनुराग जी की मदद से, अनुराग जी की वजह से एक बार जाके भारती जी से मिलना हुआ। तो मैंने उनको पूछा, उस समय मैंने IIT में उड़न तश्तरी पे एक लेख लिखा था जो धर्मयुग ने छापा था। तो जब मैं गया मैंने उनको कहा कि आप विज्ञान कथाएं क्यों नहीं छापते हैं धर्मयुग में। तो मेरी तरफ ऐसे देखे, कहते विज्ञान कथाएं, वो तो जेबी जासूस टाइप का होता है। अच्छा, वो उस समय स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, तो खून थोड़ा गर्म रहता है, और मैं बिहार में पढ़ा हुआ था तो अक्खड़पन मेरे स्वभाव में था। तो मैंने कहा जेबी जासूस, मैंने कहा आप जैसे लोगों ने विज्ञान कथाओं को जेबी जासूस का दर्जा दे दिया हिंदी में, नहीं तो मराठी में जयंत नार्लिकर लिखते हैं, बांग्ला में सत्यजीत राय लिखते हैं, और कन्नड़ में शिवराम करंत लिखते हैं।
तो देखा मेरी तरफ, कहते अच्छा ठीक है, बोले नहीं कुछ, मैं चला आया। उसके करीब 1 महीने के अंदर जयंत नार्लिकर की एक बहुत प्रसिद्ध मराठी विज्ञान कथा थी, उजव्या सोंडेचा गणपति, उसका हिंदी अनुवाद धर्मयुग में छप गया। मैंने देखा वाह वाह, तो मैं वो धर्मयुग का अंक लेके पहुंच गया वहाँ भारती जी के पास। मैंने कहा अब ये छापी है ना, तो मेरी वाली भी देख लीजिए। तो उनको थोड़ा मेरे दुस्साहस पे आश्चर्य हुआ होगा, बोले नहीं कुछ कि अच्छा रख जाओ। तो मैंने रखा। वो हो सकता है मैं आईआईटी में था तो क्लास तो डुबाने की बात नहीं थी, तो मैं शायद उनसे शनिवार को मिला था। मंगलवार को राममूर्ति जी, जिनका जिक्र सुनील जी कर रहे थे, वो विज्ञान देखते थे, तो राममूर्ति जी का फ़ोन आया। अब इमेजिन कीजिए 1977-78 में मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो वो हॉस्टल में जब फ़ोन आएगा तो वॉचमैन उधर से हाँक लगाता था, अग्नि तेरा फ़ोन। जब गया मैं तो राममूर्ति जी थे, कहते हैं यार तूने किया क्या? मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं भारती जी ने स्वीकृत करके 2 दिन के अंदर तुम्हारी कहानी ले ली। तो मैं गया धन्यवाद देने। उस समय मैं कहूँगा कि उन्होंने मुझको कहा था कि देखो इस विधा पे हिंदी में बहुत कम लोग लिखते हैं, तुम इस विधा पे लिखो। वहाँ से मेरी विज्ञान कथाएं लिखने की बात शुरू हुई। दूसरी चीज़ जिससे मैं उनसे भिड़ गया था वो था शब्द पहेली। धर्मयुग में उस समय ढंग की शब्द पहेली नहीं आती थी। धर्मयुग क्यों, सारी हिंदी पत्रिकाओं में वो एक आधुनिकता का अभाव था। अब आईआईटी में हम लोग रहते थे तो क्रॉसवर्ड देखते थे। मैंने कहा हिंदी में क्रॉसवर्ड क्यों नहीं आप छापते हैं? कहते हैं अच्छा हमारी तो वर्ग पहेली चलती है। मैंने कहा वो बेकार है। कहते हैं अच्छा ठीक है। तो मैंने उनको 10-15 अच्छी क्रॉसवर्ड बना के दे दी। कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स था जिसकी वजह से उन्होंने मुझे लिखा कि इसे नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी जो भी मजबूरी होगी, चलिए मैंने मान लिया। तो ये 2 चीज़ें जो मैंने शुरू की उनकी प्रेरणा से ये रहा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम उनको पत्रकार, हम उनको गंभीर साहित्य लिखने वाले से मानते हैं। उनका ये खुलापन जो था वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अनुराग जी ने उनको शताब्दी पुरुष कहा, मैं उनको शलाका पुरुष कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि पत्रकारिता चाटुकारिता नहीं है। वो अगर हम आज के तारीख में सीख लें हमारा गोदी मीडिया, तो मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी भारती जी को। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रणव जी, आप 2 मिनट के लिए आप अगर कुछ बोलना चाहें तो। हाँ जी पुस्तक के हेलो जी, हाँ, पुस्तक के संपादक सुनील जी, अनुराग जी, सतीश जी, पल्लव जी, आवाज़ नहीं आ रहा। अच्छा आ रही है, हाँ आ रही आवाज़, हाँ। मंच पर बैठे आदरणीय मित्रों और सभागार में उपस्थित सज्जनों, हम लोग भारती जी को याद कर रहे हैं यहाँ, और मौका सुनील जी की संपादित पुस्तक का है। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। जैसा बाकी वक्ताओं ने भी कहा कि साहित्यकार के रूप में तो सब उनके काम पर, उनके लेखन पर बहुत काम हुआ है। पत्रकारिता वाला पहलू थोड़ा उपेक्षित रह गया है कई वजहों से। जो काम हुआ है वो भी छिटपुट था। तो उस लिहाज से सुनील जी का ये बहुत बड़ा काम है, और आगे भी इस तरह का काम हो, ये इच्छा है और ये निवेदन है आप सब लोगों से, खासकर सुनील जी और धर्मयुग के जो काम कर चुके साथी हैं उन लोगों से, और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। पल्लव जी, आप अगर कुछ शब्द बोलना चाहें। मित्रों, भारती जी की जन्म शताब्दी इस साल है, और उनके प्रकाशक इस शताब्दी को यादगार बनाने के लिए बहुत सारे आयोजन कर रहे हैं। लेकिन ये खुशी की बात है कि उनके साथ जुड़े हुए लोग भी उनको याद कर रहे हैं। और सुनील श्रीवास्तव जी ने ये पूरा अपने एक तरह से अपने कंधों पर ये उपक्रम किया कि उन्होंने
भारती जी की पत्रकारिता पर एक पूरी किताब का संपादन किया। अब लेकिन किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से किताब हमारे हाथ में अभी तक आ नहीं पाई है, तो हो सकता है इस कार्यक्रम में हम लोकार्पण न कर पाएँ। कार्यक्रम के बाद में साहित्य श्री प्रकाशन जो है उन्हीं के स्टॉल पर इसका लोकार्पण होगा। बहरहाल मैं केवल 2-3 वाक्यों में अपनी बात खत्म करूंगा, समय नहीं है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारती जी उन प्रतिभावान लोगों में से थे जिन्होंने हिंदी को बहुत सारी यादगार और कभी न भूलने वाली रचनाएं दी। उपन्यास का जिक्र हुआ, गुनाहों का देवता का, इसे मैं उनकी कहानियों को याद कर रहा था, गुल की बन्नो और सावित्री नंबर 2, और भी बंद गली का आखिरी मकान, सारी अगर और कविताएं अगर आप याद करें तो सात गीत वर्ष हो या उनका अंतिम संग्रह सपना अभी भी। कहने का मेरा आशय ये है कि उन्होंने लगभग जिस भी विधा में लिखा, हर विधा में ऐसी कोई न कोई चीज़ लिखी जिसको आप भूल नहीं सकते, जिसको आप कभी आप स्मृति से ओझल नहीं कर सकते। तो ये एक बड़े रचनाकार तो निश्चित रूप से थे ही, और ये सौभाग्य की बात है कि अनुराग जी और सुनील जी जो उनके संपादक मंडल के सदस्य थे, धर्मयुग निकालने वाली टीम के सदस्य थे, उन्होंने हमारे साथ उनके संस्मरणों को, अनुभवों को साझा किया। तो मुझे विश्वास है कि उनकी शताब्दी के इस साल में हिंदी पाठक समाज, हिंदी लेखक समाज, पूरा हिंदी समाज उनके योगदान को याद करेगा और उनके महत्व को भी फिर से उस महत्व का एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि पुनरावलोकन करेगा। आखिर में मैं एक छोटी सी कविता भारती जी की सुना के अपनी बात खत्म करूँगा। और ये कविता उन्होंने एक चिट्ठी के जवाब में लिखी थी, और चिट्ठी थी अजित कुमार जी की। अजित कुमार जी जो दिल्ली में रहते थे, और ये कविता उनके अंतिम संग्रह जिसका शीर्षक मैंने अभी बताया था, सपना अभी भी में संकलित है। कविता का शीर्षक है एक कविता इलाहाबाद पर। वही जाड़े की धूप जड़तार, जोगिया नेस्टर्शियम, अलसाई जमुना, कांपता कोहरा सड़कें छायादार, अपने पुराने शहर में सब कुछ वही है प्रिय अजित कुमार। मगर कुछ है जो अब वहाँ नहीं रहा, चला गया हमारे तुम्हारे गिरधर सर्वेश्वर रमानाथ के साथ, कभी 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 वापस न लौटने के लिए। वही तो था जिसने इस शहर को देश की हथेली पर मेहंदी की तरह रचा, मगर फिर वह गया कहाँ हमारे तुम्हारे गिरधर सर्वेश्वर, किसी के भी पास तो नहीं बचा। कविता इतनी सी है, लेकिन हमारी यादों में धर्मयुग भी और धर्मवीर भारती का लेखन भी उसी तरह से है जैसे हथेली में रची हुई मेहंदी। ऐसे लेखक को, ऐसे पत्रकार को, ऐसे सांस्कृतिक कार्यकर्ता को हम उनके शताब्दी वर्ष में श्रद्धांजलि देते हैं। हम सब की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद। आप सब ने सारे वक्ताओं को सुना, और धर्मवीर भारती जी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। आप सबको कुछ अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, पूछना है कुछ? नहीं तो मैं पूछना चाहता हूँ सर, सुनील सर। ठीक है, बस अंतिम सवाल है, एक सवाल है। आपने शख्सियत और पत्रकारिता, ये धर्मवीर भारती जी की शख्सियत और उनकी पत्रकारिता के ऊपर आपने ये चीज़ें लिखी। तो यहाँ पे जैसे ये बुक फेयर है, बहुत सारे लेखक भी हैं और पत्रकार भी हैं, तो उनको ऐसी कौन सी चीज़ धर्मवीर भारती की शख्सियत से लेनी चाहिए जो आज के युग के सारे लेखक या पत्रकार को बहुत काम आए? ऐसी एक दो चीज़ें अगर आप बता सकें तो बस, उसके बाद हम सब समाप्त कर लेंगे। हाँ, सिंपल सा, बस एक दो चीज़ें सर। भारती जी से जो सीखने की चीज़ है, सिर्फ मैं 2 शब्द में कहूँगा। एक तो भाषा, और दूसरा अपने लेखन के या संपादन के प्रति कमिटमेंट, और जो उसका पाठक वर्ग है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, और अपने समय को भी पहचानना, अपने पाठक को पहचानना, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भारती जी से ही सीखना पड़ेगा। जी, थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने समय निकाला। और सभी को नमस्कार। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई, हालांकि मुझे मालूम नहीं था इस वजह से। जी मैं कर रही हूँ।
मैं नमिता राकेश हूँ और मैं भी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में लिखती हूँ। बहुत सी किताबें आई हैं। धर्मयुग मैंने अपने बचपन में पढ़ा है, तो वही मुझे यहाँ खींच लाया और बैठने में मजबूर किया। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या धर्मयुग ई पुस्तक हो सकती है? क्योंकि हम जैसे पीढ़ी के लोग या मेरी आगे आने वाली पीढ़ी के लोग जो अपने समय में धर्मयुग की सभी प्रतियां नहीं पढ़ पाए, क्या उसको ई बुक में किया जा सकता है परिवर्तित? दूसरा, क्या भारती जी की कविताएं, उनका लेखन एक समग्र रूप में प्रोज एंड अवेलेबल है? क्या पुस्तक रूप में है या ई बुक है? पुस्तक रूप में। तो बाकी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या धर्मयुग ई पुस्तक के रूप में कन्वर्ट हो सकता है? अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। थैंक शायद- यू। धन्यवाद सर। मुझे लगता है धर्मयुग पुस्तक रूप में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक साप्ताहिक वो था। उसके कुछ चयनित चीज़ों को या उसके जो विशेषांक होते थे उनको मुझे लगता है कि ई बुक्स में हम लोग बाग ला सकते हैं। और कई जैसे होली विशेषांक होता था, दिवाली विशेषांक है, स्वाधीनता दिवस विशेषांक है और गणतंत्र दिवस विशेषांक है। तो धर्मयुग के जो विशेषांक होते थे उनको पुस्तक रूप में जो पत्रकारिता के छात्र हैं उनके लिए ज़रूर लाया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि आपका ये सुझाव बहुत ही अच्छा है। और अगर हमारे जो प्रकाशक हैं जिन्होंने इसको भी छापा है, अगर वो ये करते हैं तो मैं सुनील जी से आग्रह करूंगा कि वो धर्मयुग के जो विशेषांक हैं उनका संकलन करके एक पुस्तक रूप जरूर दें, क्योंकि वो पत्रकारिता के लिए मेरा ख्याल है आपने बहुत ही मौलिक सुझाव दिया है। ये अभी तक हमारे पत्रकार बंधुओं को क्यों नहीं आया, इसके लिए हम लोग मुझे लगता है कि इस शताब्दी वर्ष में ये कार्य जरूर होना चाहिए। धन्यवाद सर। अनुराग जी, एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। सर यहीं पे हैं, बस समय। हाँ, नहीं हो गया। ठीक है सर, आप साहित्य विमर्श के उस पर सारे अभी रहेंगे अवेलेबल, तो आप प्लीज़ वहाँ पे मिल सकते हैं और पूछ सकते हैं। धन्यवाद।